रात के 10 बज रहे थे। नेहा अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उसका पुराना फोन खराब हो चुका था और अब वह आज एक सस्ते दाम में नए मॉडल का फोन खरीद के लाई थी। 2 दिन हो गए माँ से बात किए हुए। आज अपने नए फोन से माँ से जी भरकर बातें करूंगी। फ्लैट में आकर उसने फोन टेबल पर रख दिया। बहुत थक गई आज तो, और भूख भी बहुत लगी है। ऐसा करती हूँ, पहले कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, फिर नए फोन में सिम डालकर आराम से माँ से जी भरकर बातें करती हूँ। नेहा फोन को टेबल पर रखकर किचन में जाती और वहां पर खाना बनाने लगती है। लेकिन तभी टेबल पर फोन के डब्बे में से तेज वाइब्रेशन की आवाज आती है। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे फ्लैट की दीवारों में जैसे थरथराहट सी दौड़ पड़ी। नेहा एकदम से किचन से डर के बाहर आई। उसने देखा कि फोन का डब्बा जोर जोर से वाइब्रेट हो रहा है। वो धीरे धीरे डब्बे के करीब आई और उसने डब्बा खोला। डब्बा खोलकर जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि फोन पर बिना सिम के ही 100 नंबर से कॉल आ रही थी। हाँ, हाँ, 100 नंबर से कॉल, और वो भी बिना सिम के। ये कैसे हो सकता है? शायद ये इस फोन का कोई नया फीचर होगा। लेकिन फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था और उस फोन की वाइब्रेशन से नेहा के पूरे शरीर में जैसे झंझनाहट हो रही थी। डर के मारे नेहा ने एक बार फोन उठा ही लिया। हेलो। लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, उसके कानों में एक अजीब सी भयानक हंसी गूंजी। हंसी की आवाज इतनी अजीब थी कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए और कान फट जाए। आखिर तुमने फोन उठा ही लिया। इतनी भयंकर और डरावनी आवाज सुनकर नेहा की रूह कांप गई। उसने तेजी से फोन काट दिया और फोन को जोर से जमीन पर पटक के फेंक दिया, लेकिन फोन तुरंत वापस से भेजने लगा। नेहा दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां सब ब्लॉक हो चुके थे। नेहा चिल्लाने लगी, रोने लगी, जान बचाने के लिए हेल्प मांगने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो, कोई मुझे बचाओ। फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। उसकी वाइब्रेशन पूरे बिल्डिंग में गूंज रही थी। नेहा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी फोन में से एक आवाज आती है, उठाओ फोन, उठाओ, जल्दी उठाओ। नेहा जमीन पर गिर जाती है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। नहीं, नहीं, नहीं उठाना। तुम कौन हो? तभी दीवार पर एक स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन पर नेहा की माँ अपने घर के छत के किनारे पर पड़ी थी। अगर तुमने फोन नहीं उठाया तो तुम्हारी माँ छत से नीचे गिर के मर जाएगी। माँ? नहीं, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, फोन उठा, नहीं तो तेरी माँ हज गई। नेहा ने मजबूरी में फोन उठा लिया। फिर बिजली की तरह एक तेज झटका उसके कानों से दिमाग में घुस गया। उसके कानों, आंखों और नाक से खून निकलने लगा। वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं था कि नेहा के साथ क्या हुआ। यह केस इंस्पेक्टर राघव को मिलता है, लेकिन उसके पास केस को सॉल्व करने के लिए ना कोई क्लू और ना ही कोई सबूत। अगर था तो बस एक ब्लास्ट हुआ फोन। डॉक्टर का कहना था कि नेहा का दिमाग पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, वह कोमा में है। पांडे जी, पहली बार ऐसा केस मेरे पल्ले पड़ा है। समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म। आप ही बताइए, बिना सिम के कॉल कैसे आ सकती है? आखिर ये चल क्या रहा है? एक केस अभी सॉल्व भी नहीं हुआ था कि इंस्पेक्टर राघव के सामने सेम ऐसा ही एक और केस आकर खड़ा हो गया। उसी शाम की बात है। मैं तुम्हारे लिए नया फोन लेकर आया हूँ जोया। फोन बहुत बढ़िया है
और सस्ते दाम में भी मिला है। दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से बात करने से नहीं रोक सकती। तुम ये फोन अपने बुरखे के अंदर छुपा लो और जब भी तुम्हें टाइम मिले रात को चुपके से फोन कर लेना। हाँ, लेकिन याद रहे कि पकड़ी ना जाना। हाँ वसीम, तुम सही कह रहे हो। जोया, तुम घबराओ मत, बस कुछ ही दिनों की बात है। जैसे ही मेरा काम ठीक ठाक चलने लगेगा तो मैं बहुत जल्द तुमसे निकाह भी कर लूंगा। फिर देखता हूँ तुम्हारे भाई और भाभियाँ तुम पर कैसे जुल्म करते हैं। इतना कहकर वसीम ने जल्दी से जोया को घर जाने को कहा। जोया फोन को सबसे छुपाकर अपने बुरखे में घर ले आती है और अपने कमरे में आकर फोन को सीधा बेड के नीचे छिपा देती है। करीब रात को 11 बजे जब जोया अपने कमरे में जाती है और फोन में सिम डाल के वो वसीम से बात करने का सोच ही रही थी कि तभी बेड के नीचे डब्बे में ही फोन वाइब्रेट होने लगता है। हैं? ये क्या? इतनी इतनी जोर की वाइब्रेशन? जोया ने बेड के नीचे से फोन को बाहर निकाला और देखकर हैरान रह गई क्योंकि 100 नंबर से कॉल आ रही थी। वाइब्रेशन की गूंज से जोया का पूरा परिवार सहम गया। वो सारे जोया के कमरे की ओर भागे और जोया को दरवाजा खोलने के लिए कहने लगे। घर वालों की आवाजों ने और फोन की वाइब्रेशन के बीच जोया के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। पसीना पसीना हुई जोया ने इसी बीच कंफ्यूजन में फोन उठा लिया। फोन उठाते ही जैसे एक अजीब हंसी उसके कानों में गूंजी और मानो एक बिजली के झटके ने उसके दिमाग को हैंग कर दिया। जोया की आंखों और कानों से खून बहने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां काली पड़ गईं और वो जमीन पे गिर के ढेर हो गई। राघव, समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ कि हमसे गलती हो गई जो हमने तुम्हें ये केस दे दिया। तुम अभी तक ये केस सॉल्व नहीं कर पाए हो और सेम केस सामने आकर खड़ा हो गया है। सर, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं बहुत जल्दी ये केस सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे हैं और अगर इन 24 घंटों में तुम कुछ ना कर पाए तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। अब राघव बहुत चिंता में आ चुका था। एक तो इतना पेचीदा केस और ऊपर से सीनियर्स का प्रेशर। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो बस उस फोन और फोन के मॉडल के बारे में ही सोचे जा रहा था। कैसे पता लगाऊं और कहां से शुरू करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी राघव को उसकी मंगेतर रिया का कॉल आता है। क्या बात है मिस्टर राघव, आजकल बहुत बिजी रहने लगे आप। मुझसे तो बात करना ही भूल गए। शादी करने का भी कोई इरादा है या बस यूं ही? सॉरी यार रिया, आजकल तुम्हें टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, बस थोड़ा टेंशन में हूँ। तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम जल्दी से गेस करो मैंने आज अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या खरीदा होगा, वो भी बहुत ही सस्ते में और बजट में। नहीं पता रिया, तुम ही बता दो। ठीक है, तुम्हें तो मेरी किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो गेस क्या कर पाओगे। चलो मैं ही बता देती हूँ। मैंने आज एक बहुत अच्छे मॉडल का सस्ते में फोन खरीदा है। बहुत अच्छी बात है। अब पूछोगे नहीं कौन सा फोन खरीदा है? अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ, पता है तुम तो पूछोगे ही नहीं। चलो बताओ, कौन से मॉडल का फोन है? फोनिक्स S10 जो आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बस मैंने वही फोन खरीदा है। लेकिन राघव का ध्यान रिया की बातों में बिल्कुल भी नहीं था। राघव यार, रिया एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस में फंसा हुआ हूँ, मेरा सारा ध्यान उसी में अटका है। रिया राघव से नाराज होकर गुस्से में फोन कट कर देती है। जैसे ही फोन कट हुआ तभी एकदम से राघव को एहसास हुआ कि रिया ने जो फोन लिया है वो उसी मॉडल का है जिस फोन की वजह से इतनी सारी लड़कियों के साथ हादसे हो रहे हैं। ओह शिट, नो 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 रिया! राघव ने एकदम से अपना सर पकड़ लिया और फोन उठाकर रिया को फोन लगाने लगा। लेकिन तब तक रिया अपने पुराने फोन से सिम निकालकर नए फोन में डाल रही थी। रिया ने अभी नए फोन में सिम डाली भी नहीं थी कि अचानक से फोन डब्बे में ही वाइब्रेट हुआ। रिया को कैसे बचाऊं? मुझे रिया को बचाना होगा। राघव पागलों की तरह गाड़ी लेकर रिया के घर की तरफ निकल गया। लेकिन इतनी जल्दी रिया तक पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि रिया का घर राघव के घर से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर था।
उधर वाइब्रेशन की गूंज इतनी खतरनाक थी कि रिया का पूरा शरीर उस वाइब्रेशन से कांप उठा। जब रिया ने डब्बा खोलकर देखा तो कॉल 100 नंबर से आ रही थी। बिना बिना सिम के ही कॉल? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? डरते डरते रिया ने कॉल उठा ली, लेकिन कॉल उठाते ही वही झटका उसके कानों में गूंजा और रिया बेहोश होकर वहीं गिर गई। जब उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि उसका दिमाग 95% तक डैमेज हो चुका है और बस 5% की ही उम्मीद बाकी है। राघव रिया को खोने से बहुत डर गया था। वो बहुत रोता है और जब रिया को ऑपरेशन थिएटर ले जाए जा रहे थे वह हल्के हल्के होश में थी। उसने राघव का हाथ पकड़ा और तोतली सी आवाज में बोली, हाँ रिया बोलो, तुम कुछ कहना चाहती हो? राघव, 100 नंबर? इतना कहते ही रिया बेहोश हो गई। अब राघव के पास सिर्फ एक ही क्लू था, 100 नंबर। 100 नंबर, अब यही नंबर मेरे केस को सॉल्व करेगा। मैं अपनी रिया और उन बाकी सब लड़कियों को जब तक मौत के मुंह से वापस खींच के नहीं ले आता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये फोन का खेल जो भी खेल रहा है उसका खेल अब मैं खत्म करूंगा। अब राघव के पास सिर्फ 24 घंटे बचे थे, अपने सीनियर्स को जवाब देने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी मंगेतर रिया और उन तमाम लड़कियों के लिए जो इस फोन के खेल का शिकार बन रही थी। ये कोई वायरस नहीं था, ना ही कोई टेक्निकल फॉल्ट था, ना ही ये कोई साधारण कातिल था। ये एक शैतानी खेल था जो सस्ते मॉडल के फोन को हथियार बनाकर मासूमों को अपना शिकार बना रहा था। अब यही 100 नंबर इस शैतानी खेल को खत्म करेगा और मैं खुद से वादा करता हूँ कि ये 100 नंबर से आई आखिरी कॉल होगी। इस बार इंस्पेक्टर राघव की मंगेतर रिया भी उस सस्ते फोन में 100 नंबर से आई हुई कॉल का शिकार बन गई थी। उसने हर उस फोन डिस्ट्रीब्यूटर और शॉपकीपर से बात की जिसने भी फिनिक्स S10 मॉडल बेचा था। तब इंस्पेक्टर राघव को पता चला कि ये फोन सिर्फ माको बस्ती की 2 छोटी दुकानों से ही सबसे ज्यादा बेचे जा रहे थे। फिर माको बस्ती के पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स खंगालते हुए राघव को एक अजीबोगरीब अनसुलझी सी फाइल मिली, अंध्या और उसके लवर विकी की। बिल्कुल भी देर ना करते हुए राघव सीधा अंध्या की माँ श्रीमती रेशमा के घर पहुंचा। घर के अंदर एकदम उदास सा सन्नाटा था। घर का दरवाजा अधूरा खुला सा था और अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। रेशमा बाहर से किसी अजीब और उदास औरत जैसी लग रही थी जो पागलों की तरह बहुत डरी सहमी सी लग रही थी। मैम, मैं इंस्पेक्टर राघव, मुझे आपकी बेटी अंध्या के बारे में कुछ जरूरी जानकारी चाहिए। चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ पता नहीं है। इतना कह के श्रीमती रेशमा जोर से दरवाजा बंद कर देती है। आपको बताना ही पड़ेगा, मेरी मंगेतर और बहुत सारी मासूम लड़कियां इस समय जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हैं। जब तक आप अपनी बेटी अंध्या से जुड़े इस राज को खोल नहीं देती तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। राघव की इस बात ने रेशमा को हिला दिया। उसने राघव को अंदर बुलाया और फिर सब सच सच बताना शुरू कर दिया। मेरी बेटी अध्या, वो मेरे पहले पति की बेटी थी। बाद में मैंने प्रोफेसर थॉमस से शादी की। प्रोफेसर थॉमस शुरुआत में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे जब अध्या जवान होने लगी तो उनकी नजर अध्या पर चली गई। वो अध्या की हर जरूरत पूरी करते, उसे पैसों से भर देते। मेरी भोली अध्या उसे अपना पिता समझती रही, लेकिन प्रोफेसर थॉमस की निगाहों में अध्या के लिए गंदी और वैशी चाहत थी। उसकी अध्या पर गंदी नजर थी। जब एक दिन प्रोफेसर थॉमस ने अध्या को उसके प्रेमी विकी से मिलते देख लिया तो उसने गुस्से में विकी पर हाथ उठा दिया। तुम कौन हो मेरी अध्या को हाथ लगाने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मेरा बॉयफ्रेंड और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये सब सुनकर प्रोफेसर थॉमस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी से दिल लगाने की? तुम सिर्फ मेरी हो। आप पागल हो गए डैड, शायद आप भूल गए आप मेरे फादर हैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं?
मैं तुम्हारा कोई असली बाप नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी हर एक जरूरत मैंने इसी वजह से पूरी की है। तुम्हारी सोच सच में बहुत गंदी है। प्रोफेसर थॉमस जमीन पर घुटने टेक कर आध्या के आगे गिड़गिड़ा कर कहने लगा, तुम इस लड़के को छोड़ दो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और का भी होने नहीं दूंगा। प्रोफेसर आध्या का गला घोट कर मारने लगा। विकी उसे बचाने की कोशिश करने लगा पर वो प्रोफेसर को हटा नहीं पा रहा था। तभी आध्या के हाथ में कोई ठोस चीज आई और उसने पूरी ताकत से थॉमस के सर पर दे मारी। प्रोफेसर वही जमीन पर गिर गया। उसके सर से खून बहने लगा। मरने से पहले उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा और हर उस लड़की को मारूंगा जो एक जिम्मेदार प्यार करने वाले आदमी को ठुकरा कर किसी आवारा लफंगे लड़के के प्यार में पड़ जाती है। ये कहकर वो मर गया। आध्या और विकी ने जल्दी जल्दी उसकी लाश को बंगले के पीछे गार्डन में दफना दिया। लेकिन फिर उसी रात की बात है जब विकी और आध्या एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे। विकी, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। क्या मेरे हाथ से ये सही हुआ? अरे तुम बेवजह टेंशन ना लो। उस साले के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वो था ही इसी काबिल। दोनों बातें कर रहे थे कि तभी फोन से आध्या के कानों में कुछ अजीब सी आवाज आई और फिर हंसी बनकर गूंजी। दूसरी तरफ सेम वही चीज विकी को भी महसूस हुई। विकी, ये तुम कैसे बोल रहे हो? तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? और ये कैसी हंसी है जो मेरे कानों को चीर रही है? लगता है मेरे ऐसा लगता है मेरे कान फट जाएंगे। ओहो आध्या, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। इसी बीच दोनों के फोन ब्लास्ट हुए और दोनों के दिमाग में जैसे बिजली का तेज झटका लगा। विकी और आध्या दोनों एक साथ गिरकर मर गए। प्रोफेसर थॉमस ने जाते जाते जो शब्द कहे थे उसने उन शब्दों को पूरा किया। उन दोनों को उसने एक नहीं होने दिया, लेकिन इसके साथ ही प्रोफेसर थॉमस की बुरी आत्मा उस फोन में बस गई। ये वही फोन था जो प्रोफेसर थॉमस ने आध्या को गिफ्ट किया था। राघव की समझ में अब पूरी बात आ गई थी कि प्रोफेसर थॉमस की शापित आत्मा हर उस खूबसूरत और मासूम लड़की को अपना शिकार बना रही है जो उस मॉडल के फोन को यूज कर रही है और साथ में किसी की प्रेमिका है। इसका मतलब प्रोफेसर थॉमस की आत्मा उस अध्या के ब्लास्ट फोन में है। अगर उस फोन को खत्म कर दिया जाए तो उसी के साथ प्रोफेसर थॉमस की शापित आत्मा का खेल भी खत्म हो जाएगा। मैम प्लीज, क्या आप मुझे अध्या के उस ब्लास्ट फोन तक पहुंचा सकती हैं? श्रीमती रेशमा राघव को धीरे से एक अंधेरे कमरे में ले गई। उस कमरे में एक पुरानी भारी भरकम अलमारी रखी थी। अलमारी में पुराना जंग लगा ताला लटक रहा था। श्रीमती रेशमा ने कांपते हाथों से वो ताला खोला। उसने अलमारी में से वो ब्लास्ट हुआ अध जला फोन निकाला और डरते हुए राघव के हाथों में थमा दिया। फोन राघव के हाथ में आते ही जोर जोर से वाइब्रेट होने लगी, लेकिन राघव ने बिना डरे उसका सामना किया। बहुत खेल लिया तुमने 100 नंबर का खेल। बहुत सारी मासूम लड़कियों को तुमने अपना शिकार बना लिया। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तभी सड़ी गली बुरी आकृति में प्रोफेसर थॉमस की आत्मा फोन से निकलकर सीधा राघव के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं हर उस धोखेबाज लड़की को अपना शिकार बनाऊंगा जो मुझ जैसे प्यार करने वाले को ठुकराती है। नहीं, अब मैं तुम्हारा अंत करूंगा। क्यों बीच में बेवजह पड़ रहे हो? छोड़ दो इस फोन को, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब मौत का किसे डर है? मुझे तो उन मासूम लड़कियों को और अपनी रिया को बचाना है। राघव फोन लेकर भागा और थॉमस की शापित आत्मा भी उसके पीछे भागी।
राघव श्रीमती रेशमा के घर में बने प्रेयर रूम में रखे हुए क्रॉस के सामने जलती हुई कैंडल में उस फोन को जलाता है। जलते फोन को देख प्रोफेसर थॉमस की आत्मा भी जलने लगी। नहीं, मैं फिर आऊंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं लौट के फिर से आऊंगा। जलती हुई कैंडल पर फोन के साथ साथ राघव का भी हाथ जल के पिघल रहा था, लेकिन राघव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फोन तब तक नहीं छोड़ा जब तक के पूरी तरह से पिघल नहीं गया। जैसे ही फोन नष्ट हुआ, फोन के साथ साथ प्रोफेसर थॉमस की आत्मा भी धूल बनकर हवा में उड़ गई। उधर हॉस्पिटल में सारी लड़कियों के सुन हुए दिमाग में जान आ गई। नेहा, जोया और रिया कोमा से बाहर आ गई थी। राघव जलते हुए हाथ के साथ दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा और रिया को गले से लगाया। राघव, मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, तुमने शायद बुरा सपना देख लिया था। अब तुम उस सपने से बाहर हो। तुम बहुत कमजोर महसूस कर रही हो, शायद आराम करो। और हाँ रिया, एक बात कहनी थी, अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, हम दोनों शादी कर लेंगे। रिया खुशी से